अगर इनके सोशल लाइफ की बात की जाए, सामाजिक जीवन जो उत्तर वैदिक काल में है, तो सामाजिक जीवन यानी कि यहाँ पे अगर वो यूनिट की बात की जाए तो वो यूनिट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नगर का निर्माण दिखता है, लेकिन जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताया कि नगर यहाँ पे प्रॉपर नहीं हुए, यहाँ पे प्रोटो अर्बनाइजेशन हुआ। नगर बनना तो शुरू हुए, हल्की फुल्की फेंट बिगिनिंग यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे कि राजगिरा बिहार में, श्रावस्ती यूपी में, कौशाम्बी यूपी में, और हस्तिनापुर का जिक्र जैसे कि हम लोग कल किए थे। ऐसे ही अतरंजी खेरा है, नौ है, ये सब जो है हल्के फुल्के कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन के, नगरीकरण के शुरुआत दिखाई देते हैं। प्रॉपर नगर जो है, पूर्ण रूप से नगर का निर्माण यहाँ पे नहीं दिखता। इसके अलावा फैमिली में अभी भी वही सारी चीज़ें थी सोशल, जो अगर हम लोग यूनिट देखें तो कुला जो है अभी भी फैमिली की, या फिर कह सकते हैं लोकल लेवल पे मेन यूनिट होती थी, और उसका हेड भी अभी भी कुलापा ही होता था, और कुलापा का फैसला ही अंतिम फैसला यहाँ पे अब तक होता था। दूसरी चीज़ ये है कि कुलापा का फैसला कोई बदल नहीं सकता था, और उसमें कुलापा सज़ा देता था, तो यहाँ पे वो सज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि कुलापा जो है अपने फैमिली मेम्बर को जान से भी मार देता था, तो ये भी एक बुरी चीज़ दिखाई दी। दूसरी सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई, और उनको हर चीज़ में जो है बुरी नज़र से देखा गया, और महिलाओं को 3 सबसे बुरी चीज़ों में गिना जाने लगा, जैसे डाइसिंग, जुआ है, और शराब पीना जैसे बुरी चीज़ मानी जाती है। तो जैसे ये 2 बुरी चीज़ें मानी जाती हैं, वैसे महिलाओं को भी तीसरी सबसे बुरी चीज़ों में गिना जाने लगा। उनको परेशानियों का और मुसीबतों की एक वजह के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया उत्तर वैदिक काल में, या माना गया। और ये इसके साथ साथ ऋग्वैदिक पीरियड में हम कहें कि बच्चियों के जन्म को कह सकते हैं नेगेटिवली नहीं देखा जाता था, लेकिन यहाँ पे अगर गर्ल चाइल्ड हुई, बेटी पैदा हुई, तो उसको अशुभ माना जाने लगा था। हालांकि ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसी कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ शादी के टाइम पे भी जो है बच्चियों से परमिशन लेना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, तो जो भी आज़ादी महिलाओं को होती थी, जो भी भाग वगैरह वो लेते थे, या असेंबली में भी जो उनका पार्टिसिपेशन होता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। इसकी वजह एक ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ये पहले घूम फिर के ज़िंदगी गुजारते थे, तो इतना इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन जब ये सेटल हो गए तो शायद मेल डोमिनेशन जो था वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और उसकी वजह से इन्होंने महिलाओं के बारे में विचार करना शुरू किया, और उन पे ये लिमिटेशंस या ये रोक टोक की चीज़ें दिखाई देती हैं। अदरवाइज इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे कोई हवन वगैरह होता था, तो पति के साथ पत्नी का बैठना ज़रूरी होता था, जब तक पत्नी ना बैठे तो हवन पूरा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे भी वो सारे राइट्स जो है ख़त्म हो गए, और हालांकि कुछ जो पढ़ी लिखी राजघराने की बेटियां या पत्नियां होती थी, वो अभी भी ये सारे काम करती थी, लेकिन नॉर्मली जनरल व्यू में हम लोग बोलें तो महिलाओं के ये सारे अधिकार खत्म हो गए थे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा की बात की जाए तो महिलाओं की शिक्षा भी जो है खत्म हो चुकी थी, वो लोग जो है पढ़ नहीं सकते थे पहले की तरह। जनरल केस में हम बता रहे हैं, यहाँ पे भी जो पढ़ी लिखी फैमिलीज होती थी, या बड़ी फैमिलीज होती थी, रॉयल फैमिलीज होती थी, उनको ये अधिकार होता था, या फिर अपर कास्ट की या जो उच्च वर्ण थे उनकी बेटियों को, पत्नियों को अधिकार होता था, अदरवाइज नहीं होता था। जैसे कि यहाँ पे भी नाम आता है गार्गी, मैत्रेयी, ये सारे नाम पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा शादी की उम्र अभी भी वही रही। इसके साथ साथ जो है कह सकते हैं कि मोनोगैमी पहले भी था, अब भी है। पॉलीगैमी पहले भी था, अब भी है। पॉली एंड्री का जो कुछ एविडेंस मिला कि एक पत्नी के एक से ज़्यादा पति, वो यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा चेंज ये होता है कि शादियाँ यहाँ पे अब 2 तरीके की दिखती हैं, एंडोगैमस और एक्सोगैमस। एंडोगैमस वो शादियाँ जिसमें कह सकते हैं सेम वर्ण के बीच में, जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय से शादी होगी, या फिर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से शादी होगी, तो इसको एंडोगैमस मैरिज बोलते हैं। मतलब ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, बट यहाँ पे वर्ण की ही बात हो रही है। वहीं एक्सोगैमस मैरिज यानी कि अगर ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय से भी कर सकता है, शूद्र से भी कर सकता है, तो ये हो गया एक्सोगैमस। एक्सोगैमस जो है, इसमें 2 तरीके की शादियाँ होती थी, जो वर्ण से बाहर हो रही है
कि एक वर्ण जो भी है वो अपने वर्ण से बाहर निकल के शादी कर रहा है, तो उसमें दो तरीके की शादी होती थी, एक अनुलोम मैरिज और एक प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में ये होता था कि जो लड़का होता था वो अपर वर्ण का होता था, हो सकता है कि वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, और वो शूद्र लड़की से शादी कर ले। और प्रतिलोम विवाह में होता था कि जो दुल्हन है वो अपर वर्ण की होती थी, यानी कि हो सकता है दुल्हन क्षत्रिय हो या फिर ब्राह्मण हो, और वो शूद्र से या वैश्य से हो सकता है शादी कर ले। तो ये दो एक्सोगेमस मैरिज होती थी। ओवरऑल देखा जाए तो हिंदुइज्म में 8 तरीके की शादियों का जिक्र आता है। 8 तरीके की शादियों के जिक्र में एक होता है ब्रह्म मैरिज। ये सबसे जो है कह सकते हैं कि मान्य शादी होती थी, और पूरा रीति रिवाज से जो पुजारी होते थे वो शादी करवाते थे, माता पिता की सहमति होती थी, बच्चे भी सहमत होते थे, अच्छे तरीके से वेदों के अनुसार जो शादी होती थी, ब्रह्म मैरिज। दूसरी होती थी देव मैरिज, जिसमें जो पुजारी होता था उसी से शादी हो जाती थी। तीसरी होती थी अर्श मैरिज। अर्श मैरिज बेसिकली वो शादियां होती थी जिसमें कह सकते हैं कि दूल्हे के जो फादर, दूल्हे नहीं बल्कि दुल्हन की दुल्हन के जो फादर हैं वो दूल्हे से गाय लेते थे, या फिर हो सकता है बैल के 2 जोड़ी लेते थे, और उसके बदले में, या फिर कह सकते हैं वो दुल्हन की एक तरीके से रकम होती थी, या उसकी खरीदी एक तरीके से होती थी। तो उधर से गाय या बैल मिलती थी और इधर से दुल्हन को दे दिया जाता था। तो ये होती थी अर्श मैरिज। इसके अलावा तीसरी होती थी प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह ये वो होता है जहाँ पे फादर जो होते थे वो नॉर्मली अपनी बेटियों से परमिशन नहीं लेते थे, और बेटी अपने फादर की रिस्पेक्ट में नॉर्मली हाँ बोल देती थी और शादी हो जाती थी। तो ये 4 शादियां समाज में एक्सेप्टेड थी। बाकी जो 4 शादियां थी, 5 से 8, ये समाज में मानी नहीं जाती थी, उनको मान्यता नहीं होती थी। जैसे कि गांधर्व विवाह, ये कह सकते हैं कि लव मैरिज होता है, जैसे आज के टाइम पे एकदम पागल हुए रहते हैं लोग, तो उस तरीके की शादी है गांधर्व विवाह। इसके अलावा छठी हैं असुर मैरिज। असुर मैरिज वो शादियां हैं जिसमें कह सकते हैं कि दुल्हन को यहाँ पे प्रॉपर खरीदा जाता था। और सातवीं जो शादी होती थी वो होती थी राक्षस मैरिज। राक्षस मैरिज में ये होता था कि लड़की को किडनैप किया जाता था, और किडनैप करके ज़बरदस्ती उससे शादी की जाती थी। और 8वीं होती थी पैशाच विवाह या पैशाच मैरिज। इसमें लड़की को भी फिर से किडनैप किया जाता था एक तरीके से, उसको मदिरा या शराब वगैरह पिलाई जाती थी और फिर उसका रेप किया जाता था, और ज़बरदस्ती फिर उससे शादी की जाती थी। तो ये 8 तरीके की शादियों का जिक्र देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो लगी है तो हो सकता है आसानी से समझ में आए आप लोग को। इसके अलावा वर्ण सिस्टम की अगर बात की जाए तो वर्ण सिस्टम यहाँ पे 4 जो वर्ण सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेवलप हो गए थे। अगर ऋग्वेदिक पीरियड का अगर आपको लेक्चर याद होगा तो हम बताए थे कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया उत्तर वैदिक काल में। तो उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 वर्ण हैं हिंदुइज्म में वो दिखाई देते हैं। ब्राह्मण सबसे बड़े, सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और उसी में धीरे धीरे अनटचेबल्स आ गए थे, जो छुआछूत का इमर्जेंस होता है, वो भी दलित के तौर पे यहाँ पे सो कॉल्ड दलित के तौर पे दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोत्र सिस्टम यहाँ पे इमर्ज हुआ ये था कि जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू हुए, शिफ्ट होना शुरू हुए, तो फैमिलीज, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी वो टूटी, और एक ही फैमिली के लोग अलग अलग जगह पे जाके बस गए। तो हिंदुइज्म में जो है एक ही फैमिली के लोगों के बीच में शादी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे शुरुआत हुई गोत्र सिस्टम की। तो जो लोग अलग अलग जाके बस गए तो उनका गोत्र से पता चल सकता था कि हाँ वो किस फैमिली से, किस वंश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से ये सिस्टम आया, और फिर ये कहा गया कि एक ही गोत्र के अगर लोग हैं तो फिर वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोबेबली वो जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करते रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा नियोग प्रथा अभी भी जारी रही, जो पहले भी बताए थे। विडो रीमैरिज, जो है विधवा पुनर्विवाह जो है अभी भी कंटिन्यू रहा, लेकिन डिवोर्स को लेके यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुई। हालांकि फिर भी डिवोर्स ले सकती थी महिलाएं। इसके साथ साथ महिलाओं का जो प्रॉपर्टी राइट थोड़ा बहुत था ऋग्वेदिक पीरियड में, वो यहाँ पे बिल्कुल भी खत्म हो गया। इसके अलावा 4 आश्रम सिस्टम भी है हिंदुइज्म में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसका जिक्र हमको मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में,
पहला बार जो है आश्रम का जिक्र मिलता है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में पहले और तीसरे आश्रम का जिक्र मिलता है, ब्राह्मण का और वानप्रस्थ का। इसके अलावा जबलोपनिषद में चारों आश्रम का जिक्र देखने को मिलता है। तो इन चारों आश्रम में होता है क्या? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है महिलाओं के लिए और वैश्यों के लिए नहीं होता था, यहाँ पे भेदभाव दिखाई देता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो 4 वर्ण हैं उन चारों वर्णों में भी बहुत भेदभाव होता था। ब्राह्मण का क्षत्रिय से, क्षत्रिय का वैश्य से, वैश्य का शूद्र से, या फिर शूद्र का ब्राह्मण से, चारों का एक दूसरे में। लेकिन जब भी शूद्रों के खिलाफ कुछ करने की बात आती थी तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हमेशा एक तरफ हो जाते थे और शूद्रों को जो है अकेले झेलना पड़ता था। यही कारण है कि यहाँ पे भेदभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है जिंदगी का जो शुरुआती दौर है वो होता है, और ये उपनयन संस्कार से शुरू होता था, उपनयन सेरेमनी से। यहाँ पे एक पवित्र जो है धागा बांधा जाता था। ब्राह्मणों के लिए अलग होता था और क्षत्रिय के लिए अलग होता था, वैश्यों के लिए अलग होता था, और शूद्रों को करवाया नहीं जाता था। तो वैश्यों के लिए जूट होता था, क्षत्रिय के लिए वुलन होता था और ब्राह्मण के लिए कॉटन होता था। और उपनयन सेरेमनी जो होती थी, उपनयन संस्कार जो होता था, सभी तीनों वर्णों के लिए अलग अलग होता था। ब्राह्मणों के लिए 8 साल की उम्र में, क्षत्रिय के लिए 11 साल की उम्र में और वैश्यास के लिए 12 साल की उम्र में। और ये आश्रम जो है 2 तरीके का होता था, एक परमानेंट होता था और एक जो है जब गुरुकुल में शिफ्ट होते थे उपकुर्वन, एक नैष्ठिक और एक उपकुर्वन। तो नैष्ठिक क्या होता था? जब जो कह सकते हैं शिष्य है वो डिसाइड करता है कि अब हम परमानेंटली जो है गुरुकुल में रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ने भेजना होता था उपनयन संस्कार के बाद। तो जब वो परमानेंट तरीके से जाते थे तो उसको नैष्ठिक बोलते थे, और एक होता था उपकुर्वन। तो यहाँ पे नॉर्मली गुरुकुल जाते थे लगभग 25 साल तक की उम्र के लिए, फिर वापस वो रिटर्न घर आते थे संवर्धन संस्कार के तौर पे, यानी कि जो भी उनकी डिग्री विग्री है पढ़ाई करके ये लोग वापस आ जाते थे। तो शादी के पहले का जो पीरियड है वो क्या हो गया? ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि लगभग 25 साल की उम्र तक। उसके बाद है गृहस्थ आश्रम। तो पढ़ लिख के वापस आए, संवर्धन संस्कार हो गया, डिग्री विग्री मिल गई, पढ़ लिख के घर आए, तो अब शादी करने की उम्र है, 25 साल की उम्र में आ गया, शादी हो गई। और शादी करके 3 जो है ऋण चुकाने होते थे। एक तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण वो है यानी कि भगवान ने अब जो कुछ हमको दिया तो अब हमारा फर्ज बनता है कि उनको रिटर्न करें। पितृ ऋण वो ऋण है जैसे कि हमारे पिता ने हमें जन्म दिया, तब हमारा फर्ज है कि हम भी प्रोजेनियस को आगे बढ़ाएं और जन्म दें। और ऋषि ऋण यानी कि ये जो गुरु का जो ऋण है वो यहाँ पे चुकाने की बात होती है। तो ये तीनों चीज़ें फुलफिल की जाती हैं, और फुलफिल करके परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो भी अपना कर्तव्य है वो गृहस्थ आश्रम में पूरा किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है वानप्रस्थ आश्रम। सारी चीज़ें फुलफिल करने के बाद, सारी जो है फैमिली के प्रति, लोगों के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करने के बाद निकल जाते हैं जंगल की ओर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इस टाइम पीरियड में वो इंसान अपनी फैमिली से जुड़ा भी रह सकता है। लेकिन इसके बाद जो आश्रम आता है वो संन्यास आश्रम है, और इसमें पूरी तरीके से जो दुनियावी चीज़ें हैं, वैश्विक या वर्ल्डली लाइफ जो है उसका त्याग करना होता था, फैमिली का त्याग करना होता था। लेकिन बहुत ही कम लोग होते थे जो संन्यास आश्रम में जाते थे। नॉर्मली जो लोग हैं वो 2 ही स्टेज फॉलो करते थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। आई होप यहाँ तक जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसकी रिलीजियस लाइफ क्या थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था। उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है साझा करें। थैंक यू।